हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी अच्छे कैसे हैं? सभी अच्छे होंगे बेटा। और कल जो मैंने आपको कराया था बेटा मैंने कल आपको कराया था परमाणु की संरचना। इसके बारे में मैंने कुछ आपको बताया था। और बेटा मेरी क्लास इतनी नहीं हो पाई थी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए वीडियो नहीं बन पाई थी। तो बेटा आज मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ परमाणु की संरचना। और बेटा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस चैप्टर के बारे में थोड़ा कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर के बारे में बेटा हम थोड़ा कुछ पहले पढ़ चुके हैं, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए परमाणु की संरचना। और मैंने बताया था बेटा 1860 में इस परमाणु के ऊपर बेटा एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज डाल्टन। तो जॉर्ज डाल्टन ने बताया था बेटा कि जो परमाणु होता है वो कैसा है, अविभाज्य कण है बेटा। कैसा है? अविभाज्य कण है। इसका हम आगे विभाजन नहीं कर सकते। अब इतना उन्होंने और कई भी पॉइंट दिए थे, वो बेटा मैंने आपको पहले चैप्टर बता दिए। अब हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए तो मैं आपको पहले परमाणु का एक चित्र बना रहा हूँ बेटा, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये पहले मैंने आपको बता दिए, मैं एक बार और आपको रिवाइज करवाना चाह रहा हूँ बेटा। तो ये अपना परमाणु होता है, और ये होता है बेटा नाभिक। और नाभिक में बेटा प्रोटॉन और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है। और ये क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन है। और इन इलेक्ट्रॉन जो होता है ना बेटा, इन्हें हम कहते हैं या तो कोष कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, कोष, या कक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्ष कहते हैं बेटा, है ना। इनके अंदर भी पाए जाते हैं, इनके अंदर भी पाए जाते हैं। उन्हें आप क्या कहते हैं? उपकोष कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? उपकोष कहते हैं। उन्हें कहते हैं बेटा हम उपकोष। ठीक है बेटा, उन्हें उपकोष कहते हैं। तो जे थॉमसन इसको बता, उससे पहले बेटा जो जॉर्ज डाल्टन आया था बेटा, डाल्टन ने क्या किया था कि इन्होंने बताया था कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, लेकिन बेटा इसके अंदर जो अब परमाणु कण है बेटा, कौन कौन से मैंने आपको बता रखा है। एक तो प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है बेटा। इन तीनों को आप क्या बोलते हैं? अब परमाणु कण। अब परमाणुवीय कण बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? अब परमाणुवीय कण। अब इन कणों को बेटा ये जो डाल्टन है इनकी व्याख्या नहीं कर पाया, अर्थात इस चीज़ को सिद्ध नहीं कर पाया था बेटा। अब इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए और भी कई वैज्ञानिक आए, और उन वैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार विभिन्न नियम दिए थे। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बेटा एक साइंटिस्ट आए थे, जे थॉमसन। कौन बेटा? जे थॉमसन। तो जे थॉमसन आए थे बेटा, अर्थात हम कह सकते हैं जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। जे थॉमसन का बेटा परमाणु मॉडल। इन्होंने क्या किया था, एक परमाणु लिया था बेटा। मैं फिर से मैं आपके सामने परमाणु बना रहा हूँ। तो ये एक परमाणु बनाऊंगा बेटा मैं आपके सामने। ये अपना एक परमाणु है। तो बेटा इन्होंने क्या किया था, थॉमसन ने बोला था कि जो पूरा परमाणु होता है वह एक धनावेशित गोला है बेटा। क्या है? धनावेशित गोला। और इस धनावेशित गोले को मानते हुए इन्होंने विभिन्न क्रियाकलाप दी। जो सबसे पहले क्रियाकलाप दी थी वो बताया था इन्होंने कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन होते ना, इनमें इस धनावेशित गोला में जो इलेक्ट्रॉन जो व्यवस्थित हैं वो कैसे बेटा, उसके अंदर जगह जगह दसे हुए हैं, या जगह जगह आप उनको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ और यहाँ। तो बेटा आप इनको बोल सकते हैं कि जो इस धनावेशित गोले में इलेक्ट्रॉन जगह जगह उपस्थित हैं बेटा। तो इसको समझाने के लिए वैज्ञानिक थॉमसन ने बेटा दो क्रियाकलाप लिए थे। सबसे पहला क्रियाकलाप लिया था, वो लिया था बेटा कि अगर एक तरबूज जो होता है, उस तरबूज का जो उसको अगर हम काट के अलग करें तो उस तरबूज का जो लाल वाला हिस्सा होता है, उन्होंने इसको क्या माना था? गोला माना था बेटा। और उस तरबूज में जो जगह जगह बीज उपस्थित थे, उन्होंने इसको क्या माना था? इलेक्ट्रॉन माना था। क्या माना था?
इलेक्ट्रॉन माना था। कुछ इस प्रकार समझाया था। एक और क्रियाकलाप थी, जैसे आप प्लम पुडिंग कह सकते हो। तो प्लम पुडिंग नाम की मिठाई होती है, तो प्लम पुडिंग मिठाई जो होती है उसमें उसको जो एक किसी भी अगर हम उसको देखेंगे तो उस देखते हुए, जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ये मेरे सामने एक प्लम पुडिंग मिठाई है बेटा। इस मिठाई में क्या किया, जगह जगह काजू, क्या बेटा, काजू उपस्थित थे। उन्होंने बताया था कि जो प्लम पुडिंग मिठाई इस वाले हिस्से को क्या माना था, धनावेश मान सकते हैं, और जो जगह जगह काजू उपस्थित हैं आप उनको इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं। तो इन्होंने बताया था कि परमाणु में कुछ दो क्रियाकलापों के माध्यम से बताया था कि जो परमाणु का जो अधिकांश जो भाग होता है वो धनावेशित गोला माना था बेटा। कैसा माना था, धनावेशित गोला माना था। और इसी के ऊपर ही हम जे थॉमसन के परमाणु मॉडल को क्या कह सकते हैं, प्लम पुडिंग सिद्धांत भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा, प्लम पुडिंग सिद्धांत भी बोल सकते हैं। ये यहाँ तक इन्होंने बताया था। लेकिन क्या हुआ कि इन्होंने क्या कमियां कर दी कि इन्होंने ये तो बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन जगह जगह उपस्थित होते हैं, लेकिन निश्चित न ज्ञात था बेटा, इनको निश्चित नहीं कर पाए बेटा। कैसे नहीं कर पाए, निश्चित न कर पाए। अब इसको भी सिद्ध करने के लिए और आगे वैज्ञानिक आए, उनका नाम था रदरफोर्ड बेटा। क्या नाम था, रदरफोर्ड। तो हम आगे लिख सकते हैं आपके सामने कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का बेटा परमाणु मॉडल। अब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार इन्होंने क्या किया था बेटा, एक सोने की, इसको सिद्ध करने के लिए इन्होंने एक सोने की पतली पन्नी ली बेटा। क्या ली, सोने की पतली पन्नी ली, और इसको सिद्ध करने के लिए परमाणु बनाया और एक जिंक सल्फाइड का छोटा सा लेप किया, और उसमें से बेटा अल्फा कणों की, क्या बेटा, अल्फा कणों की क्या की, बौछार की। क्या की बेटा, अल्फा कण। अब आपके सामने एक नया बढ़ रहा है बेटा, अल्फा कण। कैसा बेटा, अल्फा कण। ठीक है ना, आप समझ सकते हो। आप हीलियम को अल्फा कण बोल मानते हैं बेटा, हीलियम को क्या मानते हैं, अल्फा कण मानते हैं। तो बेटा इन्होंने क्या किया था, अल्फा कण की बौछार की बेटा। क्या की, अल्फा कण की बौछार की। तो बौछार क्या की, मैं आपको बता रहा हूँ बेटा। इन्होंने बताया था कि जो भी अल्फा कण आ रहे थे बेटा, वे सोने की जो पतली पन्नी थी उससे बार बार टकरा रहे थे बेटा। और टकराने के बाद क्या हुआ, इन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वे बहुत पतली परत चाहते थे। सोने की यह पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी बेटा। ये जो सोने की पतली पन्नी थी ना बेटा, इन्होंने इसको क्यों चुना, क्योंकि इसकी जो मोटाई थी वो लगभग 1000 परमाणुओं के बराबर थी। आगे अल्फा कण एक द्विआवेशित हीलियम कण होता है बेटा। मैंने बताया था आपको कि जो अल्फा कण होता है बेटा वह द्विआवेशित कैसा होता है, एक हीलियम कण होता है। और हीलियम कण को आगे बताया था इन्होंने कि ये धनावेशित होता है बेटा। कैसा होता है, ये धनावेशित होता है, जैसा कि डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। ठीक है ना, कैसा होता है बेटा, धनावेशित होता है। चूंकि इनका द्रव्यमान 4 म्यू होता है बेटा। मैंने बताया था ना, ये क्या होता है, इसका द्रव्यमान 4 म्यू होता है बेटा, जो द्रव्यमान की इकाई होती है बेटा। इसलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। तो अभी इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने जो परिणाम निकल के आया वो क्या निकल के आया, पहला पॉइंट, तेज गति से चल रहे अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। कैसे निकल गए बेटा, सीधे निकल गए। तो मैं आपके सामने कुछ एक चित्र बना रहा हूँ बेटा, जैसे कि ये हमारा परमाणु है और ये बेटा हीलियम के अल्फा कण आ रहे हैं बेटा। कैसे आ रहे हैं, हीलियम के अल्फा कण। तो कुछ तो अल्फा कण सीधे निकल गए और जो कुछ अल्फा कण आए थे बेटा सीधे, कुछ अल्फा कण क्या होता है बेटा, ऐसे विक्षेपित हो जाते हैं। कैसे बेटा, ऐसे, अभी आपको बताएंगे। तब इन्होंने देखा, क्या देखा कि तेज गति से चल रहे बेटा जो अपने अल्फा कण है ना बेटा, वो कुछ विक्षेपित किए बिना अल्फा कण सोने की पन्नी से
सीधे निकल गए बेटा। क्या हुआ कि जो सोने की पतली पन्नी थी ना बेटा, उससे जो अल्फा कण टकरा रहे थे बेटा, क्या टकरा रहे थे, अल्फा कण टकरा रहे थे, तो वो क्या हुआ बेटा, बिना विक्षेपित हुए अर्थात बिना टकराए सीधे निकल गए। कैसे निकल गए बेटा, सीधे निकल गए। आगे कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हो गए, अर्थात हम कह सकते हैं बेटा कुछ जो अल्फा कण आ रहे थे वे 90 डिग्री अर्थात कुछ अल्फा कण से क्या हो गए बेटा, विक्षेपित हो गए। तो आपको दिख रहे हैं बेटा ये वाले अल्फा कण है ना बेटा, वो क्या हो गए, विक्षेपित हो गए। क्या हो गए बेटा, विक्षेपित हो गए। ठीक है ना। आश्चर्यजनक की बात यह है कि उनमें से प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आया। अर्थात कहने का मीन्स है बेटा कि इन सब में से एकमात्र अल्फा कण, और तो सब विक्षेपित हो रहे थे, तो एक अल्फा कण अगर मैं इस वाले को मानूं तो जो एक अल्फा कण है वो किन में से बेटा, 12,000 में से, 12,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण क्या हुआ बेटा, विक्षेपित होके वापस लौट रहा था बेटा। कैसे लौट रहा था, वापस लौट रहा था। तब क्या हुआ, रदरफोर्ड के अनुसार यह परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय था जैसे अगर आप एक 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं और वह लौटकर आपको ही चोट पहुंचाता है बेटा। अर्थात कहने का मीन्स है कि ये बेटा इस प्रकार गति से आ रहा था कि 15 इंच के एक तोप के गोले को, टिश्यू पेपर होता है, अगर आप उस पर मारेंगे ना बेटा, एक टिश्यू पेपर होता है, अगर आप 15 इंच के गोले को आप उस तोप से उस मारोगे तो वापस आके बेटा वो आपको ही क्या करेगा, चोट पहुंचाएगा। ऐसा बेटा किसका कहना था, रदरफोर्ड का मानना था। अब इनके अनुसार क्या हुआ कि निष्कर्ष क्या निकला बेटा, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा था, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा था। तो निष्कर्ष में बताया था बेटा कि परमाणु के भीतर अधिकतर भाग खाली होता है। तो जो बेटा मैंने पहला पॉइंट आपको कराया था कि अधिकांश अल्फा कण क्या हो रहे थे, सीधे निकल रहे थे। कैसे निकल रहे थे, सीधे निकल रहे थे। तो उसका आंसर यही है कि जो अधिकांश परमाणु होता है बेटा वो कैसा होता है, अल्फा कण भाग खाली होता है बेटा। कैसा होता है, भाग खाली होता है और वो बिना विक्षेपित किए हुए सोने के पन्ने से बाहर निकल जाते थे। तो इसी चीज़ को बार बार मैं आपको बता रहा हूँ बेटा कि वो क्या कर रहे थे कि जो अल्फा कण थे वे क्या कर रहे थे कि इससे विक्षेपित हुए वो सीधे निकल रहे थे। हम कह सकते हैं कि जो बेटा परमाणु होता है उसका जो भाग होता है वो रिक्त होता है बेटा। कैसा होता है, रिक्त होता है। अब रिक्त से तभी तो जो अल्फा कण विक्षेपित हुए बिना सीधे वापस निकल रहे थे। आगे बात करते हैं बेटा इसी टॉपिक में। बहुत अल्फा कण बेटा, बहुत कम अल्फा कण मार्ग से विचलित होते और जिससे वो ज्ञात हो कि परमाणु में धनावेश भाग बहुत कम है। अर्थात कहने का मीन्स है कि जो बेटा 90 डिग्री पर या बहुत कम अल्फा कण क्या हो रहे थे, विक्षेपित हो रहे थे। तो इसका मीन्स ये है कि बेटा परमाणु में बहुत कम धनावेशित है बेटा। कैसा है बेटा, धनावेशित। अब आप सोच रहे होंगे विक्षेपित वापस लौट के क्यों आ रहे थे, क्योंकि बेटा हमारा हीलियम था ना। क्या था बेटा, हमारा हीलियम था, वो भी कैसा था बेटा, एक धनावेशित था बेटा। कैसा था, धनावेशित। जो अपना हीलियम होता है बेटा वो भी कैसा है, धनावेशित होता है। और जब ये धनावेश आके मिलेगा तो बेटा आप सभी जानते हैं कि जब समान ध्रुव आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है बेटा। क्या होता है, विकर्षण या प्रतिकर्षण होता है। तो आपको दिख रहा होगा कि जब धनावेशित कम बेटा बहुत कम थे, अर्थात परमाणु में जो धन आवेश थे बेटा वो जगह जगह बहुत कम ही थे। और इन्हीं कम की वजह से जो बहुत कम जो अल्फा कण आ रहे थे वो क्या हो रहे थे, विक्षेपित हो रहे थे, अर्थात लौट के आ रहे थे। लेकिन बेटा बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री अर्थात बेटा 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए, जिससे वह संकेत मिलता है कि सोने का परमाणु पूर्ण धनावेश भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम में आयतन में सीमित है।
अर्थात कहने का मीन्स है बेटा कि जब ये एक जो कण लौट के आ रहा था 12,000 कणों में से अपना एक कण जो विक्षेपित होके आ रहा था अर्थात 180 डिग्री पे आ रहा था ना बेटा, तो इसका मीन्स ये है कि जो परमाणु होता है उसके भाग जो केंद्र होता है बेटा, उसके केंद्र में क्या होता है, धनावेशित होता है। और उसी धनावेश की वजह से जो एक अल्फा कण है बेटा वो लौट के आ रहा था। ठीक है ना, ये मैं पहले आपको सिद्ध कर चुका हूँ कि धनावेशित कैसा होता है, जो हीलियम कैसा होता है धनावेशित, और अपना धनात्मक भी धनावेशित होता है। तो आप जानते हो कि जब दोनों समान ध्रुव आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण। जब असमान ध्रुव आपस में मिलते हैं तो होता है बेटा आकर्षण। ठीक है बेटा, तो 180 डिग्री पे जो एक कण 12,000 कणों में से एक कण लौट के आ रहा था बेटा, तो उसका क्या मीन्स है कि जो उसके परमाणु के केंद्र में क्या था, धनावेशित था बेटा। इससे यह सिद्ध होता है कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से लगभग 5, जो परमाणु की त्रिज्या होती ना वो नाभिक की त्रिज्या, अर्थात बेटा जो नाभिक की त्रिज्या होती है, नाभिक की त्रिज्या जो होती है बेटा, नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी है। ठीक है बेटा, अर्थात नाभिक की त्रिज्या है वो परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी है बेटा। अर्थात ये नाभिक है ना, अर्थात ये इस नाभिक की जो त्रिज्या होगी इस पूरे परमाणु की त्रिज्या से लगभग 10⁵ गुना छोटी होगी। आप इस चीज़ को मान सकते हो। और इसी को आगे बढ़ाते हुए इसका जो निष्कर्ष निकल के आया वो क्या निकल के आया कि परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है, और एक परमाणु के लगभग सभी द्रव्यमान नाभिक में होता है। अर्थात इसका जो निष्कर्ष निकल के आया वो ये निकल के आया बेटा कि जो परमाणु होता है उसका जो केंद्र होता है वो नाभिक होता है बेटा। परमाणु का नाभिक होता है वो कैसा होता है, धन आवेशित होता है। और इसी धन आवेशित में इस पूरे परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है बेटा, अव्यवस्थित होता है। मैं एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूँ बेटा, इसको सबको रफ करके। ये जो परमाणु होता है इस परमाणु का ये जो परमाणु होता है इस परमाणु का बेटा जो नाभिक होता है बेटा कैसा होता है, धनावेशित होता है। कैसा होता है, धनावेशित। और इसी धनावेशित नाभिक में, इसी नाभिक में बेटा इसका पूरा द्रव्यमान क्या होता है, समाहित होता है। तो ये जो पूरा है ये कैसा होता है, धनावेशित होता है। आगे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। नंबर 2 पॉइंट बेटा यहाँ से ये निकल के आता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वर्तुलाकार अर्थात वृत्ताकार जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। कैसे लगाते हैं बेटा, चक्कर लगाते हैं। तो कहने का मीन्स ये है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस परमाणु में वे वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं बेटा। अब यहाँ से बेटा मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूँ कि जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है बेटा, क्या आता है, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है, ध्यान रखो बेटा। तो पहला पॉइंट है, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से
नीचे आएगा, नीचे आता है तो ऊर्जा उत्सर्जित करता है। क्या बेटा? उत्सर्जित करता है। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा तो क्या होगा? उत्सर्जित करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या करेगा बेटा? अवशोषण करेगा। क्या करेगा? अवशोषण। ध्यान रखना, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है तो उत्सर्जित करता है, और नीचे से ऊपर जाता है तो क्या करता है? अवशोषण करता है। तीसरा पॉइंट, नाभिक का आकार परमाणु के आकार के तुलना में काफ़ी कम होता है बेटा। जैसे आपको दिख रहा है कि जो नाभिक का आकार होता है वो परमाणु की तुलना में बहुत कम होता है बेटा। तो मैं आपको यहाँ 3 पॉइंट लिख दे रहा हूँ कि रदरफोर्ड ने जो निष्कर्ष निकाला था, निष्कर्ष जो निष्कर्ष निकला था बेटा वो क्या निकला था? वो निष्कर्ष निकला था बेटा पहला, कि परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है। अर्थात जो बेटा परमाणु का केंद्र है ना बेटा, ये कैसा होता है? धनावेशित होता है। और इसी में ही जिसे नाभिक कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है? जिसे नाभिक कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो आपको दिख रहा होगा कि परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है और जिसे आप क्या कहा जाता है? नाभिक कहते हैं बेटा। और इसी नाभिक में परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में संपूर्ण द्रव्यमान होता है। संपूर्ण द्रव्यमान होता है। ठीक है बेटा, तो आपको दिख रहा होगा कि परमाणु का जो पहला पॉइंट निष्कर्ष निकला था, रदरफोर्ड का निष्कर्ष क्या निकला था बेटा? इनके अनुसार कि जो परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है, और इसी नाभिक में क्या होता है? परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान होता है। नंबर 2 बेटा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में गति करता है।
नंबर 3 बेटा, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत कम होता है। नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में बहुत कम होता है। ठीक है बेटा, तो नाभिक का आकार नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में बहुत कम होता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक जो पूरा था बेटा, ये आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था जो मैंने आपको बताया। तो बेटा मैंने आपको आज 2 मॉडल बताए, एक तो बताया जे थॉमसन का और एक बताया था बेटा मैंने आपको रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। यहाँ पर स्वर्ण पत्र रदरफोर्ड का मॉडल। तो बेटा आप इनको कल याद करके आना और मेरे को बताना कि कहाँ आपको दिक्कत आई। ठीक है बेटा, थैंक यू। क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो मेरे को बताना।